गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से आपको रेगुलरली वर्कशीट भेजी जा रही है। तो आज 17 जुलाई 17 जुलाई 2020 की वर्कशीट के साथ हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं ये साइंस की तीसरी वर्कशीट है। इससे पहले 2 वर्कशीट आप पिछले हफ्ते में सॉल्व कर चुके हैं। तो सबसे ऊपर आप लिखेंगे नेम ऑफ द स्टूडेंट, जहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABC और नेम ऑफ द टीचर में मैं लिख देता हूँ XYZ। आप क्या चाहें, मतलब आपको तो अपनी टीचर और अपना नाम उस वर्कशीट के ऊपर लिखना पड़ेगा। हम जो चैप्टर सॉल्व कर रहे थे उस चैप्टर के अंदर हमने बात करी थी कि विलियन कितने प्रकार के होते हैं, विलियन किस प्रकार काम करते हैं, विलियन के अलग अलग गुणधर्म क्या हैं। आज हम बात करेंगे निलंबन के बारे में। निलंबन, जिसे अंग्रेजी में सस्पेंशन कहा जाता है। ये जो निलंबन होता है या जो सस्पेंशन होता है, ये क्या होता है, ये आपको समझाया जाता है। पहले पढ़ लेते हैं वर्कशीट में क्या लिखा है। जिज्ञासा दीदी, मैंने इस जार में रखे पानी में थोड़ी मिट्टी मिलाकर एक विलियन तैयार किया था। मिट्टी तो पहले पहले तो मिट्टी के कण इसमें मिल गए थे, लेकिन कुछ समय बाद वह नीचे बैठ गए। ऐसा क्यों हुआ? जिसके उत्तर में जिज्ञासा दीदी क्या बोलती हैं, देखो ज्ञान, जो मिश्रण तुमने बनाया उसे विलयन नहीं निलंबन कहते हैं, क्योंकि इसमें विलेय मिट्टी के कण विलायक में घुलते नहीं हैं, बल्कि अस्थायी रूप से लटके या बिखरे रहते हैं और आंखों से स्पष्ट दिखाई देते हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण है। अब आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई मिश्रण ऐसे होते हैं जो साफ प्रकार से तरल के अंदर या जल के अंदर मिलते नहीं हैं। जैसे इसमें जो मिश्रण बनाया गया, उस मिश्रण में मिट्टी को पानी के अंदर डाला गया। मिट्टी के कण पानी के कणों के मुकाबले बहुत भारी होते हैं, जिस कारण वह कण पानी में नीचे बैठ जाते हैं अगर उनको छोड़ दिया जाए। ऐसे मिश्रण जिसमें यदि मिश्रणों को छोड़ने पर कण नीचे बैठ जाते हैं, तो ऐसे मिश्रणों को हम अस्थायी मिश्रण भी कहते हैं, क्योंकि यह स्थायी नहीं है। और यह एक विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि आपको देखते ही पता लग जाएगा कि इसके अंदर कोई चीज़ मिलाई हुई है। इसके मुकाबले अगर आप चीनी के पानी की बात करें तो वो एक समांगी मिश्रण है, क्योंकि समांगी मिश्रण में आपको देख के पता नहीं चलता कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें मिलाई हैं। तो अब उसके प्रश्न में फिर दूसरा प्रश्न उठता है कि दीदी, क्या इस विलेय को विलायक से आसानी से अलग किया जा सकता है? जिसके उत्तर में कहा जाता है कि हाँ ज्ञान, इसे फिल्टर पेपर या किसी भी महीन छेद वाले कागज, कपड़े के छानन विधि से अलग किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, जब मिट्टी के कण बहुत बड़े हैं तो उनको अलग करना भी आसान है। फिर निलंबन के गुणों के बारे में बात करी है। तो निलंबन के गुण है कि यह एक विषमांगी मिश्रण है। जब इस मिश्रण को कुछ समय के लिए शांत छोड़ दिया जाता है तो यह कण नीचे बैठ जाते हैं, अतः यह अस्थायी होता है। इसे कणों का आकार बड़ा होने की वजह से आंखों से देखा जा सकता है। यह निलंबित प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उनका मार्ग पथ तब तक साफ दिखाई देता है जब तक यह कण नीचे बैठ नहीं जाते। इन्हें छानन विधि से अलग किया जा सकता है। तो ये इसके गुणधर्म हैं। अब जो प्रश्न है उनको देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि क्या निलंबन में से प्रकाश का पथ साफ दिखाई देता है? तो उन्होंने पूछा है कि निलंबन के अंदर से यदि प्रकाश को निकाला जाए तो क्या प्रकाश का पथ साफ दिखता है? तो हम कहते हैं, देख लेते हैं। तो ये पॉइंट, इसका आंसर है कि यह निलंबित कण प्रकाश किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग पथ तब तक साफ दिखाई देता है जब तक यह कण नीचे बैठ नहीं जाते। यानी ये आपका आंसर 1 है। दूसरा है कि निलंबन और विलयन में अंतर स्पष्ट करो। तो निलंबन और विलयन का अंतर मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से निलंबन छांटिए। आटा जमा पानी, नमक जमा पानी, रेत जमा पानी और हल्दी जमा पानी।
तो याद रखिए, आटा जमा पानी आपका एक निलंबन है, रेत जमा पानी भी आपका एक निलंबन है, और हल्दी जमा पानी भी आपका एक निलंबन है। लेकिन नमक और पानी आपका एक साधारण विलयन है, एक साधारण विलयन बनेगा क्योंकि उसके अंदर नमक पानी में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं। फिर आपका प्रश्न 4 कि निलंबन के कोई 3 गुण लिखिए। तो इधर ऊपर आपने इतने सारे गुण देखे थे निलंबन के गुण, कोई भी 3 लिख दीजिए। ये लिख दीजिए, यह एक विषमांगी मिश्रण है और इस मिश्रण को जब छोड़ दिया जाता है तो यह अस्थायी हो जाता है, और कणों का बड़ा होने के कारण इसे आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो जो मैंने अभी हाईलाइट कर दिया है, जो डार्क कर दिया है, ये आपका चौथा आंसर है। एक बार लिख भी देता हूँ कि कौन सा आंसर कौन सा है, जिससे आपको भी चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाए। तो ये आपका आंसर 1 है। आंसर 2 मैं आपको अभी बताता हूँ। आंसर 3 यहीं पे टिक कर दिया, और ये आपका आंसर 4 हो गया। तो निलंबन और विलयन का जो अंतर है, एक बार उसको भी देख लेते हैं कि वो क्या है। तो आपके सामने बिल्कुल निलंबन और विलयन का अंतर लिखा हुआ है। तो जो निलंबन होता है, शायद उल्टा हो गया ये थोड़ा सा, आप देख लीजिए। विलयन में विलेय के अणु दिखाई नहीं दे सकते, जबकि निलंबन में ठोस अवस्था में अणु नंगी आंखों से दिखाई देते हैं। विलयन के अंदर अणु का आकार 10 की पावर -9 मीटर से कम होता है, जबकि निलंबन में अणु का आकार 10 की पावर -6 मीटर से अधिक होता है। अधिक देखिए, विलयन में कम था, निलंबन में ज़्यादा था। विलयन में छानकर संघटकों को पृथक नहीं किया जा सकता, जबकि निलंबन में संघटकों को साधारणतः छानकर पृथक किया जा सकता है। उदाहरण आपको दिया है, विलयन के अंदर चीनी का जलीय विलयन, और निलंबन में गंदला पानी मतलब मिट्टी वाला पानी। तो इसी के साथ हमारी साइंस की वर्कशीट खत्म होती है। आगे स्टार्ट करते हैं। साइंस के बाद आज की जो आपकी दूसरी वर्कशीट है, वो है जी मैथ्स की वर्कशीट। तो मैथ्स की वर्कशीट में भी ऊपर सबसे पहले विद्यार्थी का नाम और कक्षा अध्यापक का नाम, बिल्कुल सेम, आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा। अब क्या चीज़ मेन है, अगर आप देखें तो पिछली कुछ क्लासों में आपने घातांक के अलग अलग नियम पढ़े, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े। आज कुछ और नियम हम देख लेते हैं। तो जो नियम हैं वो कौन कौन से हैं। पहला तो ये, हम पिछली कक्षा में सीख चुके हैं कि जब एक ही संख्या का बार बार गुणा होता है तो हम उसे घातांक के रूप में लिख सकते हैं, यानी पावर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 5 5 5 5 5 5 5, कितनी बार 5 इस्तेमाल हुआ, 7 बार। तो हमने लिखा 5 और 5 की पावर लिख दी ऊपर 7। तो ये 5 की पावर 7 में 5 इसका आधार है और 7 इसका घातांक, यानी 7 इसकी पावर है। 5 बेस, 7 उसकी पावर। तो एक बार घातांक के नियम फटाफट दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। घातांक का नियम ये कहता है कि अगर जो बेस है, अगर जो आधार है वो सेम है और पावर अलग अलग है, तो वो दोनों पावर ऐड हो जाएंगी। जैसे यहाँ a की पावर m और a की पावर n थी, तो दोनों के जुड़ने से बना a की पावर m प्लस n। दूसरा नियम है कि अगर ब्रैकेट के अंदर एक अलग पावर है और ब्रैकेट के बाहर एक अलग पावर है, जैसे a की पावर m और ब्रैकेट के बाहर n, तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये हो जाएगा a की पावर mn। तीसरा नियम है, यदि a की पावर m और a की पावर n अपॉन में है, डिवाइड हो रहे हैं, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n। और नियम चौथा है, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। अगर पावर सेम है तो हम पावर को भी कॉमन ले सकते हैं, और पावर को कॉमन लेने के बाद ये बन जाएगा ab, जो कि ब्रैकेट के अंदर आएगा, इसकी पावर m। और एक पांचवा नियम है, यदि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो उसको हम 1 लिख सकते हैं। a की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1। हम ये भी जानते हैं कि अगर
किसी के अपॉन में कुछ है, जैसे a की पावर 1 अपॉन a की पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं कि a की पावर माइनस n है। जब पावर ऊपर जाती है तो पावर माइनस में हो जाती है। तो इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, वो भी देख लेते हैं। 1 अपॉन 3 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 3 की पावर माइनस 5। 5 की पावर माइनस 2 थी, तो ये नीचे आके प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 5 की पावर 2। तो बेटा इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके देख लेते हैं जो क्वेश्चन आपको दिए हैं। तो क्वेश्चन है ये पहला, 17 की पावर 2 और 17 की पावर 5, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपके सामने है, पांचों क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए। 17 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 17 की पावर 5, पावर कॉमन आ जाएगी, तो 17 की पावर हो जाएगी 2 प्लस 5 यानी 17 की पावर 7। दूसरा क्वेश्चन है आपका 5 की पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर 7, इसका सॉल्यूशन होगा 5 की पावर 2 स्लैश 7, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी 5 की पावर 40। तीसरा है 9 की पावर 10 अपॉन 9 की पावर 4। तो अगर आपको ध्यान हो तो आपको बताया था कि जब पावर अपॉन में होती है तो पावर माइनस हो जाती है, तो ये हो जाएगा 9 की पावर 10 माइनस 4 यानी 9 की पावर 6। आगे है 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। इसको देखेंगे, अगर पावर कॉमन है तो जो बेस है इनके वो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 और 3 इंटू 5 की पावर 4 यानी 15 की पावर 4। और लास्ट है 11 की पावर 0, जिसके बारे में आपको बता ही रखा है, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है। ये हो गए आपके पांचों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। चलिए फिर वर्कशीट पे आगे बढ़ते हैं। तो वर्कशीट के आगे अब उसने लिखा है कि क्या हम वर्गमूल और घनमूल संख्याओं को भी घातांक रूप में लिख सकते हैं? हाँ, हम लिख सकते हैं। जैसे वर्गमूल 5 जो होता है वो होता है 5 की पावर 1/2। घनमूल होता है अंडर रूट, अगर क्यूब रूट 5 है तो उसका हो जाएगा 5 की पावर 1/3। और एक और नियम है, अंडर रूट जो भी n होगा वो हो जाएगा a की पावर 1/n, और अगर अंडर रूट n की भी कोई पावर है तो वो m/n हो जाएगा। तो ये रूल जो है क्वेश्चंस में अप्लाई होती है, तो क्वेश्चंस में जहाँ अप्लाई होते हैं वहाँ हम देखते हैं कि कैसे इनको किया जाता है। तो कुछ क्वेश्चन है नीचे, इनको भी सॉल्व करते हैं। तो इनके भी सॉल्यूशंस देख लेते हैं एक बार। अंडर रूट 7, जैसा हमें ऊपर ये भी बताया था, अंडर रूट 7 को हम लिख सकते हैं 7 की पावर 1/2। और जो अंडर रूट क्यूब रूट 3 होता है, उस क्यूब रूट 3 को, जैसे क्यूब रूट 11 को हम लिख सकते हैं 11 की पावर 1/3। याद रखिएगा, जो भी चीज़ रूट के बाहर है वो 1/, में आती है। अब अंडर रूट का मतलब होता है 2, तो 7 की पावर हुई 1/2। क्यूब के नीचे 3 लिखा था तो 11 की पावर हो गई 1/3। थर्ड है आपका ये वाला कि स्क्वायर रूट 3 पावर 3। तो देखिए मैंने क्या लिखा, 5 क्योंकि अंडर रूट था इसलिए 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्योंकि मुझे पावर 3 दी हुई थी, तो हमारे पास आ गया 5 की पावर 3 × 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 की पावर 3/2। फिर अंडर रूट 13 क्यूब रूट 13 था और पावर 5 थी, तो ये हो गया 13 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 13 की पावर 5/3। ये हो गया आपके चारों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो आपके सामने है। फिर वापस वर्कशीट पे आते हैं अपनी। तो वर्कशीट है, अब वो कहता है कि आइए हम एक संख्या 4/3/2 को दो विधियों से सरलीकरण करना सीखते हैं। दो विधियां कौन सी हैं? दो विधियां हैं कि 4 की पावर 3/2 है, तो मैंने इसको, जैसे मैंने आपको अभी क्वेश्चन में समझाया था, 1/2 और पावर 3 कर दी, ठीक है, या पहले पावर 3 कर दी बाद में पावर 1/2 कर दी। तो दोनों ही तरीकों से आप चाहें तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में देखिए आंसर दोनों में सेम आएगा। इस मेथड से करो तब भी 8 आएगा और इस मेथड से करो तब भी 8 आएगा। तो अब उन्होंने सरल करने की कोशिश करी है। 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3, दो बेस सेम थे, पावर ऊपर ऐड हो गई,
आंसर आ गया 2 की पावर 2/3। इसको और आगे सॉल्व किया तो आंसर आ गया 2। 3 की पावर 1/5 की पावर 4 सॉल्व किया, 3 की पावर 4/5। अब देखिए 7 की पावर 1/5 और 7 की पावर 1/3 सॉल्व किया तो 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3 पूरा आंसर निकला 7 की पावर -2/15। अगला है 13 की पावर 1/5 इंटू 5 की पावर 1/5। बेस सेम थे, पावर सेम थी तो बेस मल्टीप्लाई हो गए। 13 इंटू 5 65 की पावर 1/5। अब कुछ क्वेश्चन आपको उन्होंने दिए हैं और कहा है कि इन क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है। पहला क्वेश्चन था आपका 3 की पावर 1/3 इंटू 3 की पावर 2/3। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। 3 की पावर 1/3 इंटू 3 की पावर 2/3 बेस कॉमन है तो आपकी पावर ऐड होंगी। 3 की पावर 1/3 प्लस 2/3 रफ में देखो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है राइट हैंड साइड पे। इस तरफ देखोगे 1/3 प्लस 2/3 तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2/3। 3 की पावर 3 यानी कि 1 और 3 की पावर 1 क्या होता है 3। अगला क्वेश्चन है 5 की पावर 3 और ब्रैकेट के बाहर 1/5 तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा 5 की पावर 3/5। सेकेंड क्वेश्चन। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है 5 की पावर 1/5 और 5 की पावर 2/5 और 5 की पावर 1/5 अपॉन में है तो हो जाएगा 5 की पावर 2/5 माइनस 5 की पावर 1/5 इक्वल टू बेस कॉमन है पावर कॉमन हो जाएगी, डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा तो अपॉन में 5 कॉमन आ गया, ऊपर आ गया 2 माइनस 1 ये हो गया 5 की पावर 1/5। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखिए 2 की पावर 1/9 और 3 की पावर 1/9 दोनों पावर सेम है यहाँ पे तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 इंटू 2 6 की पावर 1/9। ये आपके चारों वर्कशीट के क्वेश्चन हो गए। आखिरी 4 क्वेश्चन एक बार जूम आउट करके दिखा रहा हूँ। चारों क्वेश्चन ये आपके चारों क्वेश्चन है आपके सामने। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आपने वर्कशीट पूरी सॉल्व कर ली है अपनी मैथ की। अगली जो वर्कशीट इसके अंदर है वो है हिंदी की, तो हिंदी के सॉल्यूशन देख लेते हैं फिर। तो आपकी हिंदी की वर्कशीट है उसमें क्या प्रश्न है वो भी पढ़ लेते हैं। तो आपको आज एक रचनात्मक लेख लिखना है। ये छठी वर्कशीट है हिंदी की। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज एवं पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। उन्होंने यह भी बताया कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। कोरोना, तालाबंदी या लॉकडाउन काल में भी आपने स्वतंत्रता के महत्व को अच्छे से समझा होगा। तो लिखिए कि कोरोना तालाबंदी के समय आपको और आपके परिवार को कौन सी असुविधाओं या दिक्कतों का सामना करना पड़ा और आपने उनका निवारण कैसे किया। तो मैं आपको एक जनरल लेख दिखा देता हूँ जो मैंने लिखा है कोरोना के ऊपर कि किस प्रकार कोरोना के समय, किस प्रकार तालाबंदी के समय हमारा जीवन जो था वो प्रभावित हुआ था। मैंने इसमें कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान दोनों ही मिलाए हैं। तो आप भी चाहें तो फ़ायदे नुकसान दोनों को मिला के पूरा लेख लिख सकते हैं, या आप चाहें तो आप अपने जीवन की जो कहानी है जो आपके साथ बीता आप वो लिख सकते हैं। तो लेख देखते हैं। लेख है आपके सामने कि लॉकडाउन एक आपातकालीन व्यवस्था है जो किसी आपदा या महामारी के वक्त लागू की जाती है। जिस इलाके में लॉकडाउन किया जाता है उस क्षेत्र के लोगों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती है। उन्हें सिर्फ दवा और खाने पीने जैसे जरूरी सामान की खरीदारी के लिए ही बाहर आने की इजाज़त मिलती है। लॉकडाउन के वक्त कोई भी व्यक्ति अनावश्यक कार्य के लिए सड़कों पर नहीं निकल सकता। लॉकडाउन से पहले के समय की बात करें तो उस समय हम सभी अपने रोज़मर्रा के कामों में इतने व्यस्त थे कि अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए व बच्चों के लिए कभी समय नहीं निकल पाते थे। सभी की सिर्फ यही शिकायत रहती कि आज की दिनचर्या को देखते हुए समय किसके पास है। लेकिन लॉकडाउन में ये सारी शिकायतें खत्म हो गई। उस दौरान हमने परिवार के साथ बिताने के लिए लोगों को बेहतरीन पल मिले। कई प्यारी प्यारी यादें इस दौरान लोग सहेज रहे हैं, अपने घर के बुजुर्गों के साथ समय बिता रहे हैं और रिश्तों में आई कड़वाहट को मिटा रहे हैं। तो ये इसके कुछ फ़ायदे थे। आगे, लॉकडाउन के दौरान
बच्चों को अपने माता पिता के साथ समय बिताने का मौका मिल रहा है। वही जो लोग खाना बनाने के शौकीन थे वे यूट्यूब के माध्यम से खाना भी बनाना भी सीख रहे हैं। पुराने सीरियलों का दौर वापस आ गया है जिसका मज़ा लोग अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर ले रहे हैं और अपनी पुरानी यादों को वापस से जी रहे हैं। बच्चों के साथ वीडियो गेम, कैरम जैसे गृह खेल का बड़ों ने आनंद लिया। लॉकडाउन की वजह से मजदूरों को बहुत नुकसान हुआ जो रोज़मर्रा के काम से अपने घर का पेट पालते थे। आज उनके लिए एक वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है। कई मजदूर ऐसे हैं जो भूखे पेट सो रहे हैं। अगर लॉकडाउन का सबसे बड़ा नुकसान किसी को हुआ है तो वह है मजदूर जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान हुआ है। कारखानों को बंद रखने का भारी नुकसान वहन करना पड़ रहा है। वहीं व्यापार भी बुरी तरह से ठप हुआ है। लोगों की नौकरियां चली गई हैं जिसकी वजह से बेरोजगारी की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। लॉकडाउन की वजह से देश आर्थिक रूप से कमजोर पड़ रहा है। दिन रात सिर्फ कोरोना से संबंधित खबरें लोगों को मानसिक रूप से परेशान कर रही हैं, जो उन्हें नकारात्मक कर रही हैं। पूरे दिन घर पर रहने और शारीरिक व्यायाम न होने से लोग खुद को स्वस्थ भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे भी पूरे दिन घर में रहकर चिड़चिड़ापन महसूस करने लगे हैं क्योंकि वे बाहर खेलने हेतु अपने दोस्तों के साथ मिलने में असमर्थ हैं। कोरोना वायरस की खबरें लोगों को परेशान कर रही हैं जिससे कई लोग डिप्रेशन जैसी समस्या से भी जूझ रहे हैं। तो ये एक लेख है जो मैंने लिखा। आप चाहें तो आप अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से इस लेख को किसी भी तरीके से मोड़ सकते हैं। आप चाहें तो इसकी मदद ले सकते हैं और फिर लेख को अपनी भाषा में लिख सकते हैं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आपकी तीनों वर्कशीट का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपने देखा। इसकी हेल्प लीजिए, अपनी वर्कशीट्स को सॉल्व कीजिए और वर्कशीट सॉल्व करके अपने टीचर्स को जल्दी से जल्दी सबमिट कीजिए। थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।